स्वागत है आप सभी का। मिलेट स्कूल ऑन एयर का एक नया अंक लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है लघु धान्य में बुआई और खरपतवार प्रबंध, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ML केवट। आप शस्य वैज्ञानिक हैं और प्रोफेसर रहे हैं शस्य विज्ञान विभाग में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। सबसे पहले तो डॉक्टर केवट आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो हमारा कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इफ़को और नाबार्ड का एक अभिनव आयोजन है। इसमें मिलेट्स के बारे में बेहतरीन जानकारियाँ हमारे न सिर्फ किसान भाइयों को दी जाती हैं, बल्कि जो सुनने वाले देखने वाले हैं उन्हें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके द्वारा मिलती हैं। किस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल हमें करना है और किस तरह से इन्हें उगाना है, इनका विपणन करना है, इनमें वैल्यू एडिशन करना है। इसी क्रम में आज हम लघु धान्य में बुआई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये लघु धान्य हैं क्या होती हैं ये फसलें? जैसा आप जानती हैं कि 2023 को लघु धान्य वर्ष कहा गया है, ताकि जो विश्व में इन जो लघु धान्य फसलें हैं जिनकी अब विलुप्त हो रही थी, तो अपने माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने पहल की और 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो आप ये जान लें कि मिलेट्स होती क्या है। मिलेट्स वो सीरियल क्रॉप्स होती हैं जिनके जो सीड है वो लेमा पेलिया से या किसी चीज़ से ढका नहीं होता, वो सब मिलेट्स कहलाती हैं, है ना। क्योंकि इसमें जो अनुकूल जो परिस्थिति है इनमें इनकी अधिकतर खेती होती है, क्योंकि इनमें सूखा सहन करने की क्षमता है, कम पोषक तत्वों में भी ये अच्छी हो जाती हैं, और विशेषकर ये जो पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, विशेषकर जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये मनुष्यों के जो पोषण के लिए भी बहुत सर्वोत्तम होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। कैसे ये जो फसलें हैं बांटी जाती हैं, इन्हें किन भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी फसलें हैं। जी सीरियल क्रॉप्स में जो आप देखेंगी दो प्रकार की होती हैं। एक तो जिनको कहा जाता है कि फाइन सीरियल्स का मतलब होता है कि जिनको हम लाइकिंग है, अपने प्रेफरेंस है, पहले देते हैं। जैसे आपको देखे होंगे कि गेहूं रखा है और चावल रखा है और दूसरे साइड बाजरा और ज्वार रखा है, तो आपको रोज़ खाने बोलेंगे तो आप हमेशा चाहेंगे कि चावल और रोटी खाएं, और जो ज्वार बाजरा कभी कभी खाएं। तो इसलिए फाइन सीरियल, कोर्स सीरियल्स, और फिर उनके दाने के आधार पर भी इनको बांटा गया है। तो इसमें कहा गया है कि मेजर सीरियल्स, मेजर मिलेट्स, ऐसी मिलेट्स लघु धान्य फसलें जिनके दाना बड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर ज्वार और उनको बाजरा को मेजर मिलेट्स कहा जाता है। लेकिन जो माइनर मिलेट्स जिनके दाना छोटे होते हैं, जैसे आप जानते हैं कोदो है, कुटकी है, कंगनी है, सामा है, ये सब रागी है, ये इनके दाने छोटे होते हैं, इसलिए इनको माइनर मिलेट्स कहा जाता है। ये छोटे और बड़े दाने के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया है। ये जो फसलें हैं, जो लघु धान्य जिन्हें हम श्री अन्न कह रहे हैं, मिलेट्स कह रहे हैं, ये जो फाइन ग्रेन्स हैं, गेहूं और चावल, इनसे किस तरह से अलग हैं? क्या खासियत है इनकी और किन वजहों से ये चलन से बाहर हुई और अब विलुप्ति की कगार पर कुछ फसलें ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर? जी वो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि देखा है कि जो लघु धान्य फसलें होती हैं, विशेषकर जो माइनर मिलेट्स होती हैं, जो उनकी ऊपर उत्पादकता बहुत कम होती है, और अधिकतर ये आदिवासी क्षेत्र में उगाई जाती है और बहुत पुअर कंडीशन में, पुअर मैनेजमेंट कहना चाहिए कि कम पानी में, कम पोषक में, ख़राब मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो इसकी उत्पादकता कम होने से ये इसकी खेती का से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता था। इसके बाद जब देश में आज़ादी के बाद अब लैंड डेवलपमेंट हुआ, सिंचाई की व्यवस्था हुई, और आपके इसके बाद रसायनों का प्रयोग चालू हुआ, तो जो अधिक उपज देने वाली जो धान्य फसलें हैं, विशेषकर धान और गेहूं का, इसका क्षेत्र बढ़ा। और
इनका जो है जो कहना चाहिए कि प्रिक्योरमेंट भी इन्हीं धान फसलों का होता है, ना कि कोदो कुटकी का होता है। तो यदि धान फसल लघु धान फसलों का भी प्रिक्योरमेंट सरकार कराने लगे और एमएसपी उनका फिक्स कर दे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी इसका जो एरिया है वो बढ़ेगा और उत्पादन भी देश और प्रदेश में निश्चित तौर पर बढ़ेगा। गेहूं और चावल मुनाफा देने वाली फसलें रहीं, इसलिए उनका रकबा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन अब चूंकि सरकार और पूरा विश्व इस तरफ ध्यान दे रहा है कि जो मिलेट्स वाली फसलें हैं वो पौष्टिक हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए और लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। इसी जागरूकता के क्रम में हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे किसान भाई ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो फसलें हैं जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है, श्री अन्न कहा जाता है, मोटा अनाज कहा जाता है, ये कैसी ज़मीन में लगाई जा सकती हैं? आपने कहा कि ये बहुत कम मैनेजमेंट के साथ हो जाती हैं, तो कैसी ज़मीन इनको चाहिए होती है? तो जो आपके जो मेजर मिलेट्स हैं, विशेषकर आपका जो है ज्वार बाजरा है और रागी भी, ये अच्छे खेतों में उगाई जाती है और जो जहाँ जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो और मिट्टी जो है दोमट के किस्म की हो या उससे भी हल्की हो तो इसकी काश्त आसानी से हो जाती है। लेकिन आपकी जो कोदो है, कुटकी है, कंगनी है, सामा है, जहाँ ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल हल्की होती है, ककड़ीली पथरीली होती है और जहाँ सॉइल डेप्थ नहीं होती, उन क्षेत्रों में, उन खेतों में या उन मिट्टी में इनकी काश्त ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसका मतलब ये कि किसान के पास यदि बड़ा खेत है तो जो सबसे बेहतरीन खेत उनके होते हैं उसमें यदि वो गेहूं चावल लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा कमतर है अगर वहाँ जो मेजर मिलेट्स हैं वो लगाएं और जो माइनर मिलेट्स हैं वो थोड़ी बंजर जैसी ज़मीन है वहाँ लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ककड़ी है, हाँ, तो इस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है। मिट्टी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या पोषक तत्व मिट्टी में होने चाहिए? कोई पहले से तैयारी करनी पड़ती है क्या खेत की? जी, तो जब भी आप खेत की तैयारी की बात करें तो हमेशा 3 साल में एक बार गहरी जुताई आवश्यक रूप से करना चाहिए। उससे क्या होता है कि ज़मीन पोली हो जाती है, क्योंकि खेती करते करते पानी जाता है तो धीरे धीरे मिट्टी कड़ी हो जाती है। तो इसलिए 3 साल में एक बार गर्मी जुताई आवश्यक रूप से करना, गहरी जुताई जो मोल्ड प्लाव होते हैं उनके माध्यम से करना चाहिए, ताकि 15 सेंटीमीटर से अधिक की गहराई कटे और पलटे, ताकि जो बहुवर्षीय नींदा है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जो कांस है, दूब है, हिरणखुरी है, बहुत से जो बहुवर्षीय नींदा होते हैं, इनकी समस्या हो जाती है। तो यदि आप 3 साल में एक बार गहरी जुताई गर्मी के मौसम में कर रहे हो तो जो बहुवर्षीय नींदा है इनकी समस्या नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। किसी तरह का खरपतवार नियंत्रक डालने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे आपका खरीफ का मौसम चालू, जैसे वर्षा आपके क्षेत्र में 15 जून के आजू बाजू चालू हो तो आप उसको 2 बार कल्टीवेटर, यदि ज़मीन भारी है, नहीं तो एक बार मतलब 2 बार डिस्क हैरो के माध्यम से आप खेत की तैयारी करें और करने के बाद उसमें पाटा मारें। उसके बाद हमको फसलों की बोनी करना चाहिए। ये जो मिलेट्स वाली फसलें हैं, इनके बीज भी क्या उन्नत किस्म के बाज़ार में उपलब्ध हैं? जी जी जी, ये फसलवार ये इनकी प्रजातियां उपलब्ध हैं। विशेषकर जो अनुसंधानकार रीवा कृषि महाविद्यालय उधर भी चलता है। हम लोग का डिंडोरी आपका कृषि विज्ञान केंद्र में एक रीजनल सेंटर है, उसमें चलता है। तो जो किसान बंधु हैं वहाँ से बीज इसके लघु धान फसलों के प्राप्त कर सकते हैं, उन्नत प्रजाति के, और उनको बो सकते हैं। देसी बीज तो किसान बोता ही है, उन्नत बीज भी बाजार में उपलब्ध है। जी जी जी। बोने से पहले बीजों को किस तरह उपचारित करना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखा गया है किसान बंधु बीज उपचार नहीं करते तो बाद में जो फसली पौधे बड़े होते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के कीट और व्याधि की समस्या होती है। तो आप कोई भी लघु धान फसलों की बोनी करें उसके पूर्व आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए कि जो बेविस्टीन है उसकी 1 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप
बोनी के पूर्व उपचारित कर दें। एक साफ आता है ना, उसका भी फफूंदीनाशक जो 2 का मिक्सचर होता है, उससे भी 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीज उपचार कर लें और इसके बाद बोनी करें तो ज़्यादा। यदि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो आप बीजोपचार जो घन जीवामृत है, बीजामृत है, उसके माध्यम से भी बीजोपचार कर सकते हैं। जैविक खेती भी किसान इसके साथ कर सकते हैं। हाँ, यदि कर रहे हों तो बीजोपचार आप जैविक तरीके से आपको करना चाहिए। खेत की तैयारी हो गई, बीजोपचार हो गया, लेकिन इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि किसान बीजों को खेत में कैसे बोए, क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि बीज यदि सही गहराई पर बोए गए हैं, सही दूरी पर बोए गए हैं, क्या विधियां होनी चाहिए मिलेट्स को की बुवाई के लिए? तो हमेशा ध्यान रखें कि जो बोने का समय होता है, जो जितनी भी लघु धान फसलें होती हैं, उनको जैसे वर्षा चालू होती है अपने 15 जून से 30 जून के दौरान ही बोना चाहिए, क्योंकि इसकी खेती असिंचित क्षेत्रों में होती है और जैसे आप जानते हैं कि सितंबर के माह में वर्षा ख़त्म होने लगती है। तो आप बोनी प्रबंधन इस प्रकार करें ताकि वर्षा जैसे ख़त्म होने को हो, उस दौरान तक आपकी फसल है जो तैयार हो जाए, इसका ध्यान। तो जितनी भी लघु धान फसलें हैं उनको आप कोशिश करें कि 15 जून से 30 जून के बीच में बोनी करें। यदि वर्षा लेट हुई, जैसे इस साल भी लेट हुई है, पिछले साल भी हुई, तो 1 जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बोनी कर सकते हैं। और जब भी आप बोएं तो ये बात ध्यान में रखें कि कतारों में बोना चाहिए। यदि आप ज्वार बो रहे हैं तो कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप बाजरा बो रहे हैं तो उसकी भी दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब यदि आप ज्वार बो रहे हैं तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में होना चाहिए। यदि आप बाजरा बो रहे हैं तो लगभग 1.25 लाख से 2.25 लाख पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में होना चाहिए। और यदि आप ये लघु धान विशेषकर कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी जे बो रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब भी आप बीज बोएं तो जो बीज की गहराई है लगभग 2-3 सेंटीमीटर होना चाहिए, विशेषकर जो माइनर मिलेट्स हैं इनकी, छोटे दाने वाले जी। आप जो बाजरा है, ज्वार है, इसको आप 4 से 5 सेंटीमीटर तक बो सकते हैं, लेकिन जिनके दाने छोटे होते हैं, जिन माइनर मिलेट्स बोलते हैं, उनको 2 सेंटीमीटर के आजू बाजू बोएंगे तो आप देखेंगे कि जितने आपको पौधे चाहिए 1 हेक्टेयर में अच्छी उपज के लिए वो आपको प्राप्त होंगे। कतार में बुवाई का फ़ायदा क्या होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब भी अधिकतर देखा जाता है कि किसान कई प्रकार के जो कोदो, कुटकी, रागी, खट्टा बीज कर लेते हैं और उसको छिड़क देते हैं बिना दूरी में, मतलब उनको लाइन में नहीं बोते हैं। तो जब फसल उगती है तो जो कृषिगत कार्य खड़ी फसल में किए जाते हैं उसमें बहुत परेशानी होती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप निदाई कर रहे हैं 20-30 दिन की बोनी के बाद, तो आपको कतार ना होने से जो पौधे होते हैं फसली वो टूटते हैं। तो यदि आपने लाइन में बोया है तो आप लाइन के बीच में आसानी से निदाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको नीदा नियंत्रण करना है, नीदानाशी का छिड़काव करना है तो भी आपको चलने में सुविधा होती है। सिंचाई करना है तो भी आप बीच में पाइप रखने में सुविधा होती है। आप यदि पौध संरक्षण के लिए कीटनाशी या फफूंदीनाशी खड़ी फसल में छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें भी आसानी होती है। छिटकवा विधि आसान ज़रूर होती है जी, लेकिन बाद में परेशानियां ज़्यादा होती हैं। बहुत जी, कौन कौन सी निदाएं ऐसी हैं, खरपतवार ऐसे हैं जिनसे मिलेट्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं? जी, प्रायः देखा गया है कि जो घास कुल के जो नीदा हैं खरीफ के मौसम में इनकी समस्या ज़्यादा होती है। जो भी लघु धान फसलें हैं तो उसमें मुख्य समस्या होती है सामा की, है ना, और सामी की। जिसका जो फूल है वो आपका चॉकलेटी रंग के होते हैं और उसकी समस्या अधिकतर जो लघु धान फसलें हैं अधिक होती है।
इन निदाओं को नियंत्रित करने के लिए कब कदम उठाने चाहिए, यानी फसल की क्रांतिक अवस्था क्या होती है और कब पहचाना जाए? जी जी ये जी जी हमारे बहुत बहुत इसका ध्यान रखना बहुत सभी किसान भाइयों को चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि किसान भाई जब वो शादी ब्याह से फ्री हो जाते हैं, राजनीतिक कार्य से फ्री हो जाते हैं, जब वो निदाई का कार्य करते हैं तो उससे नीदा नियंत्रण का लाभ नहीं, बड़ी उपज के रूप में उनको लाभ प्राप्त नहीं होता। अपनी सहूलियत नहीं, फसल की जी सहूलियत जी देखी जानी फसल चाहिए। को कब जी नीरा रहित रखना है, जी। इसकी जानकारी किसान भाइयों को रहना चाहिए। हम्म। तो आपके जो विशेषकर ज्वार है और बाजरा है, इनको बोनी के 15 से 45 दिन तक नीदा रहित रखना चाहिए, रागी को भी। और अन्य जो है कोदो है, कुटकी है, कंगनी है, सामा है, इनको बोनी के 40 दिन तक, 20 से 40 दिन के बीच यदि आप नीदा रहित रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आदान हमने फसल को दिए हैं, विशेषकर जो उर्वरक दिए हैं पोषक तत्व की प्रदान करने के लिए, और जो वर्षा हुई है वो मॉइस्चर के लिए, और ये पूरे फसली पौधों को मिलते हैं, तो उनकी जो जड़ों की और जो ऊपरी वानस्पतिक भाग हैं उनकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। और जब वृद्धि अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आपको जब फसल काटेंगे तो उपज भी आपको ज़्यादा प्राप्त होती है, दाने ज़्यादा बैठेंगे। जी जी। तो इस क्रांतिक अवस्था को पहचान कर और निदा नियंत्रण कर लेना हाँ, चाहिए। और एक ध्यान रहे कि जो 1/3 भाग है शुरू का किसी भी फसल का, वो नीदा नियंत्रण के लिए क्रांतिक होता है। उदाहरण के तौर पर आपका जो ज्वार है और बाजरा है, ये लगभग 110 से 120 दिन में पकते हैं, तो शुरुआत के आपके 40 दिन नीदा नियंत्रण के लिए क्रांतिक होते हैं। जो कोदो है लगभग 90 दिन में पड़ता है, तो उसको 30 दिन तक आप नीदा रहित रखना है। आपका कुटकी है वो 75-80 दिन में पड़ता है, तो आपको 25 दिन तक नीदा रहित रखना है। इस चीज़ का किसान भाई ध्यान जरूर दें। उसके बाद यदि नीदा आएंगे तो वो ज़्यादा फसल को हानि नहीं पहुंचा पाते। मतलब पूरी फसल जितने दिन में तैयार होती है उसका पहला तिहाई हिस्सा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसी समय फसल को ध्यान दे दिया गया, निदा रहित कर लिया गया, तो हमें उपज अच्छी मिलेगी। निदा नियंत्रण के लिए क्या किसी तरह की कोई विधि है, किस तरह से उसे निकालना चाहिए? जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि किसान अधिकतर एक विधि पे आश्रित होते हैं, वो भी रासायनिक विधि पे। तो छिड़काव करना आसान जी मानते जी हैं। जी। तो उससे क्या होता है कि आजकल देखा गया है कि जब हम एक रसायन को, नीदानाशी को एक ही खेत में, एक ही फसल में कई वर्षों तक अपनाते हैं, तो उसमें नीदाओं में उस नीदानाशी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए, मतलब दवा छिड़कने पर भी कोई असर नहीं होता? तो इसलिए हमेशा किसान भाइयों को विभिन्न जो नीदा नियंत्रण की विधियां वो अपनाना चाहिए। जैसे निवारक विधियां, उदाहरण के तौर पर जब भी हम बीज बोएं तो हमको बीज को साफ करने के बोना चाहिए, और उसके बाद हमको चाहिए कि उनकी जो गर्मी की जुताई करें आप, है ना, दूसरी तरीका। इसके बाद जब बोनी करें तो पास में करें, ज़्यादा दूरी पे ना करें। तो ऐसा, और इसके साथ अंतर्वर्ती फसल नहीं, इंटरक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, तो जो खाली जगह रखती है, विशेषकर ज्वार और बाजरा में 45 सेंटीमीटर में बोई जाती है, तो उसमें दूसरे नीदा आते हैं। तो यदि एक लाइन हम जो दलहनी फसलों की लगा दें उसके साथ साथ, तो आप देखेंगे कि जो खाली जगह पड़ी है उसमें नीदा उगने की जगह ही नहीं बचेगी, और आपको एडिशनल अतिरिक्त एक आमदनी प्राप्त हो जाएगी। तो ये तरीके अपनाना चाहिए, और अंत में हमको रसायनों पे जाना चाहिए, एकदम से रसायन विधि पे नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो यांत्रिक विधि है, तो हाथ से निदाई, जहाँ लेबर सस्ते हों और उपलब्ध हों तो हाथ से निदाई करा सकते हैं। और यदि कतार में आपने लगाई है तो हो के माध्यम से, हैंड हो आ गए हैं, उसमें 7 और 8 लेबर लगते हैं जो 1 हेक्टर की होइंग कर देते हैं, और जिनका खर्च लगभग 1400 रुपये आता है। तो आप 3 बार भी करा ही देंगे तो, या 2 बार कराएंगे तो 14 दूनी 28, 2800 रुपये लगेंगे।
तो कम खर्चे में यदि हाथ से निदाई कराते हैं तो एक निदाई में 40 लेबर लगते हैं, मतलब 8,000 रुपये आपको लगेंगे, है ना। तो उसके बलदे आप हो चला सकते हैं, जो कम खर्च में आपका नींदा नियंत्रण। तो कतार में बुवाई का ये भी एक फायदा ये भी है। एक फायदा है। जी 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 जी। जो रासायनिक निदान नियंत्रक हैं जी, क्या इनका प्रयोग कौन कौन से रासायनिक निदान नियंत्रक हैं वो, और क्या हाथ से निदान नियंत्रण और रासायनिक विधियों से क्या ये दोनों का उपयोग किया जा सकता है? जी जी। हमेशा याद रखें किसान बंधु कि एक विधि पर, विशेषकर रासायनिक विधि पर आप आश्रित न रहें। निदान नियंत्रण की विभिन्न विधियां हैं, जैसे निवारक विधियां हैं, तो फिर सस्य विधियां हैं, फिर यांत्रिक विधियां हैं, इनको अपनाएं। इसके बाद भी यदि नीदा रह जाते हैं तो उसके बाद उनको नीदानाशियों का प्रयोग या रसायन विधि का पे जाना चाहिए, ताकि यदि एक से अधिक विधि हम एक साथ अपनाते हैं तो समुचित नीदा नियंत्रण होता है, सही नीदा नियंत्रण होता है, और जो लोड है पेस्टिसाइड का भूमि पे वो भी कम होता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। रासायनिक निदान नियंत्रक जो हैं फसलों में कब और कैसे डालने चाहिए? जी जी। ज्वार और बाजरा ले रही हैं तो आपको अट्राजिन जो नामक जो नीदानाशी आता है उसकी 750 से 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप 500 लीटर पानी में घोल बनाकर उसको छिड़क देना चाहिए। हमने 750 से 1000 इसलिए बोला कि यदि हल्की मिट्टी है तो हमको 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोनी के तुरंत बाद 1-2 दिन के अंदर छिड़क देना चाहिए। अच्छा। यदि आप अट्राजिन नहीं है आपके पास तो एक पेंडामेथिलीन नामक नीदानाशी आता है, उसको भी 750 से 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनी के तुरंत बाद छिड़क देना चाहिए। और यदि ये भी नहीं हो तो एक पायरक्सासल्फोन करके एक अभी नया नीदानाशी आया है, इसका भी किसान भाई उसका 125 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो सक्रिय पत्ती वाली नींदा हैं और जो कुछ चौड़ी पत्ती वाली नींदाओं की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और यदि आपके जो लघु धान फसलें हैं उसमें ये कनकौआ की प्रॉब्लम है तो एक मिक्सचर आता है मेटसल्फोरान का और क्लोरीमोरान का, उसकी 4 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टेयर से 500 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे तो सक्रिय पत्ती वाले नींदा और चौड़ी पत्ती वाले ना और जो कनकौआ है और ये सब नष्ट हो जाता है और आपकी फसल नींदा रहित होती है। जो क्रांतिक अवस्था है उस दौरान तो जो भी आदान आप देते हैं तो वो फसली पौधों को मिलते हैं, तो फसली पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और अंत में आपको अधिक उपज प्राप्त होती है। अभी तक जो हमारे किसान भाई हैं वो गेहूं और चावल को इस तरह का ट्रीटमेंट देते रहे हैं और अब ये वक्त बदल रहा है तो ये जो मिलेट्स वाली फसलें हैं इन पर भी यदि इसी प्रकार ध्यान दिया जाए तो ये भी मुनाफे का सौदा निश्चित तौर पर हो सकती है, क्योंकि बाज़ार मूल्य इनका गेहूं और चावल से फ़िलहाल तो ज़्यादा है जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी लघु धान्य फसलों की बोनी और निदान नियंत्रण के बारे में। डॉक्टर ML केवट जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।